बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे चहला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुल्क भर में वतन अज़ीज़ में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में और बिलखुसूस करबला में आज बड़ा इज्तिमा था जिसमें बहुत से ज़ायरीन जो हैं वो पैदल चल कर आज करबला पहुँचे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को पुरसा पेश किया है। इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने आज ब्रीफिंग दी है काबीना इजलास के हवाले से और इस दौरान उन्होंने गुफ्तगू की कि मियाँ शहबाज शरीफ पर अगर 6 महीने मुसलसल केस चले तो 25 साल के लिए वो जेल जाएंगे। एक तो ये बात की। इसके साथ साथ उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का भी जिक्र किया, बल्कि एतराफ़ भी किया। ये भी आज गुफ्तगू का हिस्सा था उनका और EVM के हवाले से भी उन्होंने बात की है। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने रिस्पॉन्ड किया है फवाद चौधरी साहब को और बिलखसूस जो बरतानिया में मामला हुआ उस पर शहजाद अकबर साहब ने तरदीद भी की थी उस खबर के हवाले से, तो उस पर जवाब दिया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि बरतानिया में क्या हुआ और जो मुताल्लिका इदारा जो इन्वेस्टिगेटर है उन्होंने क्या किया। इसके साथ हम बात करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की है और दुनिया की तवज्जो दिलाई है कश्मीर के मामले पर और कश्मीर में जो इस वक्त इंडिया मजालिम ढा रहा है और आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने अपनी कोशिशों से भी आगाह किया और गुफ्तगू भी की। और फिर महंगाई का तूफ़ान जो मुल्क में बढ़ता चला जा रहा है वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, इससे पहले कि हम ये गुफ्तगू करें, आपके इल्म में है कि आज 20 सफ़र जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 40 रोज़ हो गए शहीद हुए और इस दिन को बतौर चहलम जो है वो मनाया जाता है और करबला में बड़ा मंजर होता है। वहाँ नजफ़ से लोग पैदल चल कर करबला पहुँचते हैं कई दिनों का सफ़र करके, जिसे मिशी का नाम दिया जाता है। और ये याद है सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की जो पैदल चल कर इमाम हुसैन की कब्र पर पहली मरतबा पहुँचे थे। तो इस हवाले से भी है आज मुल्क भर में इंतहाई अमन व अमान के साथ तमाम जुलूस जो हैं वो अपने रिवायती रास्तों पर होते हुए पहुँचे हैं अपने मकामात पर और मुख्तलिफ उलमा ने आज ख़ताब भी किया है। साबिक मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा इफ्तिखार नकवी ने भी गुफ्तगू की है आज के दिन के हवाले से और फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जिहाद अकबर किया उस पर रोशनी डाली है। आइए ज़रा सुनते हैं। बेटी ने आवाज़ देकर कहा, यजीद तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं तुझसे गुफ्तगू करूं, लेकिन मैं यहाँ पर खड़े होकर ये बताना चाहती हूँ किद कैदक वसअ नासिब जोहदक। इसका मफहूम ये है कि जो कुछ तूने किया है ये कम है, तू और जुल्म बढ़ा दे, तू और अपनी ताकत डाल दे, लेकिन मैं अली की अली बेटी आज ऐलान कर रही हूँ वल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना, अल्लाह की कसम तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता। ये इस पर आपने गुफ्तगू सुनी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नवासी रसूल ने जिस अंदाज में यजीद को मुखातिब किया था और कहा था तो हमारा जिक्र नहीं मिटा सकेगा। आज के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं तो वो बात जो है सादिक आती है और उनका जो वादा था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि जैसे इल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब साबिक मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ये कह रहे थे कि बीबी ने वहाँ जैसे कहा खुतबा देते हुए कि रोज़े क़यामत तक तो हमारा जिक्र नहीं मिटा सकेगा, वो लोगों को बीबी के जो खुतबात थे उनसे लोगों को पता चला कि कितना बड़ा जुल्म हो गया करबला में और क्या कुछ हुआ। उस वक्त तो ये मीडिया और ये व्हाट्सएप और ये चीज़ें नहीं थी, तो उनके जो खुतबात थे उससे पता चला। और मैं समझता हूँ करबला से एक मैसेज मिलता है गरीब आदमी को, एक मज़लूम आदमी को एक हौसला मिलता है कि मज़ाहमत करनी है, हक़ पे खड़ा हो जाना है और हक़ के लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी गुफ्तगू की है। आपको पता है काबीना इजलास पर ब्रीफिंग जैसे उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि अगर मेरिट पर केस चला तो मियाँ शहबाज शरीफ का 6 महीने अगर केस चला तो वो 25 साल के लिए उनके ख्याल में जेल में जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है, मेरा एक सवाल इसका पहलू ये है कि क्या फवाद चौधरी साहब अदम एतमाद कर रहे हैं अपने अदलिया के निज़ाम पर कि मेरिट पर केस नहीं चल रहा या नैब पर अदम एतमाद कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की है ये तो इसी किस्म की सूरत हाल है कि जैसे वो निज़ाम अदल पर एक अदम एतमाद कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। निज़ाम अदल जो
है वो आज़ाद निज़ाम है, उसमें अदालतें आज़ाद हैं, उसमें सज़ाएँ भी होती हैं, लोग बरी भी होते हैं। मुख्तलिफ कोर्टों में देखें किसी को और आप किस पर जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा दें, लेकिन जब मुकदमा कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो वहाँ सबूत पेश करने पड़ते हैं। और नैब की कारकर्दगी बहुत इस हवाले से मायूस कुन रही है। जब नीचे जो एहतसाब अदालतें हैं वहाँ से सज़ा हो जाती है, जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कई केस गए हैं जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक का है और बहुत सारे केस हैं जिनमें हवाले दिए जा सकते हैं कि उन केसों में अदलिया ने बखिए उधेड़ दी हैं उन तमाम केसेस और रेफरेंस के जो नैब ने बनाए थे। सही। तो इस पर नैब की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए और चीज़ें करनी चाहिए। जो मेरिट का लफ्ज़ अदालती निज़ाम जो है ना, ये कहना कि जी मेरिट पे चले, तो क्या जो पहले चल रहे हैं वो मेरिट पे नहीं है? जरा गुफ्तगू मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब की सुन लेते हैं, उन्होंने कहा क्या क्या है। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का जहाँ तक बरियत का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरिट के ऊपर रोज़ाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। जो ये गुफ्तगू है फवाद चौधरी साहब की। अब ज़ाहिर है ये लिंक है, वो बरतानिया वाला मामला भी था, तो ये यहाँ पे केसेस तो फिर हुकूमत चलाने हैं। रोज़ तो ये वज़रा कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल जो है हम ये तमाम करप्ट लोग जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे, इन्होंने वादे और दावे किए थे। दो बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। इससे पहले शेख रशीद साहब को आप जानते हैं, वो कहते थे कि फ़लाँ तो जेल में जाने वाला है और वो फिर पकड़ा जाता था, हफ्ते 15 दिन में वो जेल में चला जाता था। बहुत सारे लोगों के नाम लेकर उन्होंने कहे। शेख रशीद साहब के बाद अब फवाद चौधरी साहब आ गए हैं कि जी फ़लाँ के साथ ये होना चाहिए, फ़लाँ को सज़ा होनी चाहिए। 3 साल हो गए, 3 साल में निज़ाम अदल को बेहतर बनाने के लिए इस हुकूमत ने क्या किया है? करप्शन के ख़िलाफ़ ये इक़्तिदार में आए थे, इन्होंने कहा जी हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, लूट मार ख़त्म कर देंगे। कौन सी करप्शन ख़त्म हुई है? करप्शन कहाँ ख़त्म हुई है आप मुझे बताएं। करप्शन तो पहले से ज़्यादा हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई की वजह से लोग जो करप्ट लोग हैं उन्होंने करप्शन बढ़ा दी है। तो ये बात कहना है कि जी हम ये कर देंगे, ये कर देना, करके कुछ भी दिखाएं बाबा। आप निज़ाम अदल को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या इक़दाम किए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब की अदालतें बढ़ाई जाएँ, बहुत जल्दी केस ख़त्म हो, वो उस हवाले से क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अदालती निज़ाम जो है उसमें लोअर कोर्ट्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, उनमें बेहतरी लाने के लिए क्या किया गया? तो कहीं कुछ नहीं किया गया। मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब आते हैं टीवी पर आके एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दाग के चले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसका हासिल वसूल। अच्छा, इसी पे जैसे फवाद चौधरी साहब ने ये गुफ्तगू की है, ज़ाहिर है बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरिट पर केस नहीं चल रहा और अगर मेरिट पर चलता तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ को सज़ा हो जाती, तो ये बजाते खुद एक सवाल है न सिर्फ निज़ाम अदल पर बल्कि नैब पर। और हुकूमत जो है वो चेयरमैन नैब की तोसी के हवाले से बातें कर रही है, अपोजिशन ने कहा है ना कि ना हो, तो इसका मतलब है एक जानिब तो आप तोसी की बात करते हैं, दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि जनाब मेरिट पर नहीं चल रहे। अगर मुझे इजाज़त नहीं, इसका जवाब मैं आपसे लूँगा, अभी मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा था, उसका जवाब लेते हैं। और सजातरी साहब सवाल ये था कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरिट पर चलता, तो फिर आप अगर मेरिट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरिट पर केसेस नहीं चल रहे और चेयरमैन नैब की तोसी की फिर बातें आपकी हुकूमत क्यों कर रही है? लेकिन चेयरमैन नैब की तोसी तो बिल्कुल नहीं होगी, इस पर अपोजिशन नहीं राज़ी होगी। लेकिन आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वोटिंग मशीन है इसके लिए बहुत प्रेशर है अपोजिशन जमातों पर, रिकॉर्ड पर है ये बात, और ये एक न एक दिन बैठना पड़ेगा। अगर इसी तरह का कोई प्रेशर आ गया तो हो सकता है फिर बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकॉन हैं वो भी दरमियान में पड़ जाएं और प्रेशर आ जाए और फिर इसी को ही आगे चला जाए। यानी ईवीएम आप कहते हैं इम्प्लीमेंट हो जाए? ईवीएम भी और चेयरमैन नैब की तोसी भी। अच्छा, अगर प्रेशर पड़ गया, जैसे ईवीएम पर मैंने कहा था ना, ईवीएम पर अपोजिशन जमातों पर बहुत दबाव है कि जी बैठें और बात करें। अगर इमरान खान आपको चोर भी कहता है तब भी आप बैठें, और ये प्रेशर था बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन पर प्रेशर आ गया कि जनाब आप ये इसी चेयरमैन को चलाना है हमने, तो अब जो अपोजिशन की पार्टी हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, तकरीबन लीडरशिप इनकी जेलों में जा चुकी है। सही है। बाकी जो बच गई है वो भी चली जाएगी। तो इसलिए अगर प्रेशर आ गया और मैं समझ ताकतवर हल्के जो हैं, अगर उन्होंने ये समझा कि ये इसका रहना ज़रूरी है, तो आप देखिएगा कोई तरमीम भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और ये चेयरमैन नैब जो है इसकी तोसी भी हो जाएगी। अपोजिशन की अभी तक की जो जमातें हैं या उनकी जो सोच है वो ये चाह रहे हैं कि ये ना हो,
पहले जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होना चाहिए। अब कोई चेयरमैन नैब ऐसा आदमी आना चाहिए जिससे ये ना हो कि वो कोई इंतकामी कार्रवाई करते हैं, वो बिला इम्तियाज़ एहतसाब करें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सूरत हाल बन सके। मियाँ नवाज शरीफ ने जो एहतसाब किया था वो कौन सा एहतसाब बिला इम्तियाज़ था? सैफुर रहमान फ़ोन कर, इनको अपनी बात याद नहीं रहती, फ़ोन करके कहता था कि मियाँ शहबाज शरीफ के वड्डे मियाँ साहब नाराज़ हो रहे हैं, वो कर रहे हैं सज़ा दे दो। आगे से जस्टिस क्रीम कहते हैं मैं इतनी सज़ा तो नहीं दे सकता। वो अच्छा नहीं तो 15 साल 14 साल दे दो, 14 साल दे दीजिए जनाब। आप खुद जब हुकूमत में थे और आप जिस तरह लोगों का अपने मुखालफिन का वहशियाना अंदाज में एहतसाब करते रहे, अब आप कहते हैं जी जुल्म हो रहा है, तो आप अपनी अदाओं पर भी तो गौर करें ना। अच्छा, अब एक तो एतराफ़ किया फवाद चौधरी साहब ने कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात चीफ मिनिस्टर लेवल पर नहीं हो रहे, तो आज उन्होंने बड़ी बात की है और ये इंकशाफ इसको हम कह सकते हैं कि ज़ाहिर है पंजाब में उनका चीफ मिनिस्टर है, KPK में उनका चीफ मिनिस्टर है, बलूचिस्तान में उनके अपने हैं, सवाए सिंध के इत्तेहादी हैं वहाँ पर बलूचिस्तान में, और सिंध के अलावा चले सिंध में पीपल्स पार्टी के। तो इसका मतलब है 3 सूबों में भी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं आपके अपने हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो बड़ी हर्डल हैं। बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की वजह से कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात हुए, उनका नताइज आपने देख लिए। ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये चीफ मिनिस्टर किस तरह कराएं? आज वो कराएं तो उनकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, क्योंकि गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, अदवायात की कीमतों में इजाफा, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, हर चीज़ महंगी। उस वजह से बल्दियाती इंतखाबात जो है वो सूबों में नहीं हो सकते, और अगर होंगे तो फिर PTI के लोग नहीं होंगे, सही, फिर दूसरे होंगे। जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग जीत गई, बहुत रोका गया मुस्लिम। तो इनडायरेक्टली तो आप यही कह रहे हैं ना कि आपकी हुकूमत ही नहीं चाह रही। हुकूमत अगर अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए तो चीफ मिनिस्टर भी इंतखाबात करा देंगे। वो जो जिस पस मंज़र में उन्होंने बात की कि जी फंड्स जो हैं 18वीं तरमीम में वो सूबों को जाते हैं, सूबों से ये डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त जाएंगे जब वहाँ डिस्ट्रिक्ट हुकूमत होगी, कोई ज़िलाई हुकूमतें होंगी। तो ज़िलाई हुकूमतें आपने बनानी है ना, आप कराएँ इलेक्शन और दें फंड। आप इलेक्शन, मैं पहले कह चुका हूँ ये आपको, जब ये कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात उनके तो नताइज आए तो मैंने आपको उस वक्त कह दिया था कि ये अब बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएंगे, बिल्कुल, ये क्योंकि ये अगर बल्दियाती इंतखाबात कराएं तो इनको लग समझ जाएगी। तो चौधरी साहब ये जो बात कर रहे हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ, क्या मतलब ये उनकी अपनी राय है, कोई इशारा है, क्या मामला है? कि वो ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब बहरहाल एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो बातों को घुमाना भी जानते हैं, डायरेक्टली आज उन्होंने बात कर दी है। जो लोग दूसरी पार्टियों से आते हैं ना किसी इक़्तिदार वाली पार्टी में, और जब वो ये देखते हैं कि इक़्तिदार में कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है अच्छी, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं मुख्तलिफ लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर देखना शुरू कर देते हैं कहीं और भी, वो फिर ऐसी बातें भी करना शुरू कर देते हैं जिससे उनकी वापसी के रास्ते कोई और बेहतर जगह बन जाए, कोई और सिलसिला बन जाए। इसीलिए वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। ये जो बात उन्होंने मीडिया पे आके कही, ये कैबिनेट में बैठ के क्यों नहीं कहते? ये कैबिनेट में कहें, वज़ीर आज़म के सामने कहें कि जनाब ये चीफ मिनिस्टर जो है रुकावट हैं, जिनको आप वसीम अकरम प्लस कहते हैं वो रुकावट हैं। वसीम अकरम प्लस जो है उनकी तो परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, तो फिर करा दें पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, कल ही करा लें और अब आप देख लें फिर उसके नताइज क्या आते हैं। अच्छा, इसके साथ ये जो बरतानिया वाला मामला चल रहा है, आपको पता है शहजाद अकबर साहब ने कहा कि नहीं जी वो गलत है। शाहिद खकानी साहब ने, शाहिद खकान अब्बासी साहब ने आज रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने कहा है कि जनाब ये वज़रा झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने लेटर लिखा था, इन्होंने कहा था वहाँ पे बरतानिया को कि जनाब ये इन्वेस्टिगेट करें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, शहबाज शरीफ का नाम दिया गया था। तो ये जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, ज़रा पहले सुन लें कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने क्या गुफ्तगू की है, क्या जवाब दिया है शहजाद अकबर साहब को, सुनाइएगा जी। मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग का आपने जिक्र किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो आज इंग्लैंड की एजेंसी है जो मेरा ख्याल हमसे कई हज़ार गुना बेहतर तफ्तीश करती है, उसने कह दिया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना हमें पाकिस्तान में मिला है, ना हमें UAE में मिला है, और ना ही हमें इंग्लैंड के अंदर मिला है। 20 साल के रिकॉर्ड उन्होंने चेक किए कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग किसी जुर्म का सबूत मिल जाए, कुछ नहीं मिला। ये आज हकीकत है शहबाज शरीफ साहब के मामलात की। ये हकीकत है जो शाहिद खकान अब्बासी साहब का दावा है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं नहीं वो तो सलमान शहबाज के वजह से, शहबाज शरीफ का नाम पे भी वो हैरान है कि क्यों आ रहा है। शहजाद अकबर साहब को बजाय इसका जवाब देने के कुछ डॉक्यूमेंट सामने लाने चाहिए थे।
और पाकिस्तान में जो केस चल रहे हैं, जो रेफरेंस हो रहे हैं, जो इंक्वायरी हो रही है, उनमें कोई बेहतर अंदाज़ अपनाना चाहिए जिसमें ये साबित हो सके। कम अज़ कम बरतानिया में तो कुछ साबित नहीं हुआ, वो शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं। आप पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन अदालतों में तो साबित करें। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम यहाँ मुकदमा चला रहे हैं, इंग्लैंड में तो हमने कोई मुकदमा नहीं किया। ये कह रहे हैं कि जनाब आपने लेटर लिखा था, आपने खत लिख के कहा कि इन्वेस्टिगेट करें आप। ये हुकूमत को क्योंकि डिफीट तो हो गई है ना, कि वो जो बरतानिया से जो बात सामने आई है, उनकी वहाँ अदालतों से, उनकी एजेंसियों से जो रिपोर्ट्स हुई, उन्होंने कहा कोई नहीं हुई। इस पे हुकूमत को अब वो कहें जी हमने नहीं लिखा, नहीं लिखा। पाकिस्तान की अदालतें तो यहाँ मौजूद हैं ना, यहाँ केस भी चल रहे हैं, सारे सबूत भी आपके पास हैं, आप इतना इसको देर क्यों कर रहे हैं? जिस तरह अपने फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि डे टू डे केस चले तो 6 महीने में इनको 25 साल की सज़ा हो जाएगी, सज़ाओं का भी तयन कर दिया गया है। तो आप ये डे टू डे इनकी इंक्वायरियाँ तो मुकम्मल करें। जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं, ये इंक्वायरियाँ मुकम्मल करके सबूतों के साथ आप जनाब अदालत में पेश कर दें और बताएं, ऐसे मतलब ऐसे इनके खिलाफ सबूत पेश कर दिए जाए जो नाकाबिल तरदीद हों कि जनाब ये इनकी करप्शन हुई है, ये सबूत हैं। आप पाकिस्तान की अदालतों में तो इनको सज़ा दिलवाएं, जब इनको पाकिस्तान की अदालतों में किसी को सज़ा नहीं हुई, वो सब जमानत पे फिर रहे हैं। जिसका भी आप नाम ले लें, जिस पर जब वो केस बने थे तो रोज़ मीडिया ट्रायल होता था, इतनी करप्शन। ये उसी किस्म की बातें हैं जिस किस्म के सैफुर रहमान से मियाँ नवाज शरीफ कराते थे, आसफ जरदारी के खिलाफ करप्शन ये हो गया, और वो सारे मुकदमा से आसफ अली जरदारी बरी हो गए। बल्कि उनके उन मुकदमात के दरमियान 2 जजों को भी घर जाना पड़ गया जिन्होंने टेलीफोन पर सज़ा की बात की थी। तो आप जो आपके पास है वो तो करें। बरतानिया में तो जो हो गया सो हो गया, पाकिस्तान की अदालतों में वहाँ सबूत आप पेश करें, और पाकिस्तान में तो आप ये बताएं ना कि जी ये इनको सजा हो गई, ये इनके सबूत है। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो इकदाम करना चाहिए, बातों से ज़्यादा काम की ज़रूरत है। इस वक्त हुआ क्या नहीं हुआ कंफ्यूज ना किया जाए, जो भी दावे और वादे सामने आ रहे हैं, ये जो वहाँ पे हुआ, एक तो इस पर भी किया जाए। इसके साथ साथ हम नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे कि बड़ा मामला है कश्मीर का, पाकिस्तान के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म ने भी बड़े प्लेटफॉर्म पर इस पर गुफ्तगू की है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोले हैं, इसका जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो इस वक्त मज़ालिम है भारत कश्मीर पर ढा रहा है वो तो सारी दुनिया के सामने है, लेकिन बार बार ज़ाहिर है वो आगाह करते रहते हैं। मेरा ये सवाल है सजाद तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को आप भी अक्सर ये प्रोग्राम में बात करते हैं, हम भी ये करते हैं, बतौर वज़ीर ख़ारजा सफारती महाज पर एक बड़ी जंग लड़ना है और ये उनके कांधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उनको करनी चाहिए। लेकिन आज जो वो ये बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो कश्मीर में आबादी के तनासुब को बिगाड़ना चाहता है, यकीनी तौर पर आज नहीं बल्कि कितने अरसे से वो इस कोशिश में लगा रहा और उसने आबादी के तनासुब को अच्छा खासा डिस्टर्ब किया है। हमारे मुल्तानी मखदूम गए थे अमेरिका, और अमेरिका में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली का इजलास था उसमें वो घूमे फिरे, लोगों से मिले, वहाँ बातचीत की, और उसके बाद वो आए वापस लंदन में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लंदन में की हाज़िरी लगवाने के लिए कि जी ये जुल्म किया। भाई उधर सारी दुनिया के लोग आए हुए थे, सारी दुनिया के लोग आए हुए थे। आप जिन लोगों से मिले हैं वो तो लोग असर ही नहीं रखते ना। देखें अक़वाम मुत्तहिदा पे जो ताकतवर लोग हैं, चाइना है उसमें रशिया है, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, ख़ुद अमेरिका है। ये ऐसे लोग, ऐसे ताकतवर मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा पे अपना असर रखते हैं, दुनिया में इनकी लॉबी मौजूद है। उनसे आप कोई बात करें, उनसे आप कोई मामलात करें, उनसे कोई करें। वहाँ तो नहीं। अब नार्वे ने क्या करना है आप मुझे बताएं, या दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने क्या करना है? तो शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ हो आए हैं, उसी तरह ही गए हैं जैसे मुल्तान जाते हैं हर वीकेंड पे और दरबार पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग देते हैं। इसी तरह उन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दुनिया में कश्मीर पर जो जुल्म हुए हैं वो उनके लिए हम हर वक्त जो है दुनिया को बताते रहते हैं और हमें काम करना चाहिए। उन्होंने कहा जी हमने डोजियर दिया है, डोजियर तो पहले भी हम देते रहे हैं। उस तरफ दूसरी तरफ मोदी को आप देख लें, वो अमेरिका में गया है, एक जो बाइडन से फाशिस्ट हुक्मरान है, एक जुनूनी हुक्मरान है, उसने कहाँ कैसे मुलाकातें की, वहाँ कंपनी के जो CEO से मिला है, मुख्तलिफ उसकी आप सूरत हाल देख लें। हमारे वज़ीर
खारजा साहब जो हैं वो परफॉर्म उतना नहीं कर पा रहे। अगर मखदूम साहब ये समझते हैं कि ये काम उनसे नहीं, हम बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि जो आदमी जो काम नहीं कर सकता वो इसका एतराफ़ नहीं करता कि जी किसी और को आप लगा दें। खुर्शीद कसूरी साहब हैं और बेशुमार लोग हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना काम और तेज़ करना चाहिए। वो लंदन में इस तरह की गुफ्तगू से आप कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों से जो इंडिया है, जो मोदी है, जो उसके जराइम हैं, उसका कुछ नहीं होगा। दुनिया उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी, ना दे रही है। दुनिया को मुतवज्जो करने के लिए पाकिस्तान को अपने मुतहरक इक़दाम करने होंगे। जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं उनसे राब्ते करने होंगे, उनको बताना होगा कि ये जुल्म हो रहा है। तो ये जुल्म उनको जब बताएंगे तो फिर ही वो हमारे साथ खड़े होंगे, वरना ऐसे तो दुनिया कुछ नहीं आती। उनके तो कारोबारी ताल्लुकात हैं। खुद सऊदी अरब हमारे साथ नहीं था कश्मीर के मामले पर, आप देख रहे हैं ना, सऊदी अरब इंडिया के साथ था कि उनके कारोबारी मामला, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चलने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेट का ये आलम है कि इस मुल्क में क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ ऑर्डर पे है। मुझे ये बताएं कि महंगाई का ये आलम है। सजाद तरीन साहब, आज की ये खबर है कि LPG 20 रुपये महंगी हो गई। आपके इल्म में LPG एक गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। इससे पहले हम ये गुज़िश्ता रोज़ ये प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, यूटिलिटी स्टोर की में जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उसकी कीमतों में एक महीने में 4 बार इजाफा हो गया है। उससे पहले हम ये प्रोग्राम कर चुके हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस नौयत का जालिमाना इजाफा किया गया है वो भी सबके सामने है। यानी हम हर प्रोग्राम में हम रोज़ाना एक ऐसी चीज़ आती है जिसकी कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है और गरीब आदमी की ज़िंदगी तबाह हो रही। नकी साहब, आपकी बात सुनने के बाद और चीज़ें देखने के बाद और महंगाई जिस तरह हो रही है, ऐसे लग रहा है कि हुकूमत ने अवाम को कोई लावारस छोड़ा हुआ है। अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है। लोगों के पास इतनी परेशानी है कि अगर हमको 10 प्रोग्राम भी लोगों की परेशानियों पे कर दें तो शायद कम पड़ जाएंगे। लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, लोग बीमार हैं। इस मुल्क में बीमार होना, इसमें मुल्क में ज़ख्मी होना क्या है, जुर्म बन गया है कि आप ज़ख्मी हैं, आप बीमार हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं इलाज कराने के, आप लाइलाज हैं और पड़े रहें। वो जो जिनको इंसाफ कार्ड दिए, कितने लोगों को आपने इंसाफ कार्ड दिए? आप इंसाफ कार्ड वाली जो रकम है वो हॉस्पिटल्स पे क्यों नहीं खर्च करते? आप 22 करोड़ इंसाफ कार्ड तो नहीं दे सकते ना। आप हर जगह हॉस्पिटल खड़ा करें, आप हर जगह हॉस्पिटल खड़ी करें। लोगों को महंगाई के लिए आपने यूटिलिटी स्टोर बनाए गए थे लोगों को रिलीफ देने के लिए, आपने यूटिलिटी स्टोर पर भी चीज़ें महंगी कर दी हैं। आप दावा करते हैं रियासत मदीना बनाने का, तो मैं समझता हूँ ये अवाम के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं ये गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई का बहुत जिक्र करते थे जब वो डी चौक पर खड़े होते थे, लेकिन अब लगता है वो अपनी सारी बातें भूल गए हैं। ठीक है, और गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह होती चली जा रही है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो इजाफा है महंगाई में, मेरे ख्याल में ये हुकूमत को तो ले डूबेगा ही, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी जिस अंदाज में गुजर रही है इसका जवाब दे कौन होगा? मेरे ख्याल में ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन जमातों को भी इसमें अपना मुतारक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।